जहाज रुक गया था। मालूम नहीं ये किस शहर का हवाई अड्डा था। ताबूत कार्गो के हिस्से में था। यहाँ तक लोगों की आवाजें भी बड़ी मध्यम मध्यम आ रही थी। मेरा ख्याल था कि ताबूत को यहाँ उतार लिया जाएगा, मगर ऐसी कोई बात न हुई और जहाज एक बार फिर वहाँ से परवाज कर गया। या खुदा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे लड़की की लाश के साथ कहाँ ले जाया जा रहा है? लाश का जिस्म भी ठंडा था। सांप ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे भी सर्दी लगने लगी थी। मैं लड़की की लाश के नीचे घुस गया। लड़की के कपड़े भी ठंडे थे, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सुकून हुआ। जहाज एक बार फिर खास बुलंदी पर आकर अपने तयशुदा रास्ते पर मुकर्रर रफ्तार के साथ महवे परवास था। किसी वक्त ख्याल आया कि ये लाश हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क में तो नहीं जा रही। फिर सोचता कि नहीं, इंडिया काफी बड़ा मुल्क है, इसके शहरों का फासला भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है अंग्रेज लड़की की ये लाश भोपाल से मद्रास ले जाई जा रही हो, जो भोपाल से काफी दूर है और हवाई जहाज में 4-5 घंटे जरूर लग जाते हैं। हो सकता है रास्ते में जहाज नागपुर रुका हो। बस इसी तरह मैं अपने आप को तसल्लियां दे रहा था और जहाज ऐसे प्रवास कर रहा था जैसे वो अब कहीं रुकेगा नहीं। एक बार फिर जहाज ने जैसे एक चक्कर काटा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जा रहा है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई एयरपोर्ट आ गया है। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये हिंदुस्तान का एयरपोर्ट ही है या किसी दूसरे मुल्क यानी श्रीलंका का एयरपोर्ट है। जहाज के पहिए खुलने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसके थोड़ी देर बाद जहाज जमीन से लगकर दौड़ने लगा। मुझे सिर्फ एक बार का डर था कि कहीं जहाज यहाँ से भी आगे परवाज न कर जाए। अभी तक तो मुझे यही उम्मीद थी कि जहाज हिंदुस्तान के मुल्क में ही होगा। अगर यहाँ से भी परवाज कर जाता है तो यकीनी बात थी कि जहाज किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है। जहाज रुक गया था। बाहर से लोगों की और गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। जब काफी देर गुजर गई तो मैं समझ गया कि जहाज की मंजिल यही है। फिर मुझे दरवाजा खुलने और आदमियों के अंदर आने की आवाजें सुनाई दी। मैंने कान उनकी आवाजों पर लगा दिए। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो किस जबान में बात कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे इंतहाई खुशी हुई कि वो किसी हिंदुस्तानी जबान में ही बात कर रहे थे। ये मुझे तमिल जबान लगती थी। ढाका में एक मद्रासी एजेंट माल खरीदने कलकत्ता से आया करता था। वो यही जबान बोलता था। उसने मुझे बताया था कि जनूबी हिंद के तमिलनाडु सूबे में तमिल जबान बोली जाती है। ये बात मेरे लिए बड़े सुकून का बायस थी कि मैं भारत में ही था। अगर ये जहाज मुझे किसी दूसरे मुल्क ले जाता तो मेरे लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते थे और मेरा वहां से वापस भोपाल अपनी बीवी जमीला के पास आना तकरीबन नामुमकिन था। जहां ताबूत पड़ा था वहां से सामान बाहर निकाले जाने की आवाजें आने लगी। फिर एयरपोर्ट के पोर्टरों ने मेरे ताबूत को भी उठाया और वहां से ले जाने लगे। फिर ऐसा लगा जैसे ताबूत एक गाड़ी में रख दिया गया है। मुझे एक आदमी के अंग्रेजी में बातें करने की आवाज आई। मैं ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ लेता था। वो किसी को सब्र करने की तलकीन कर रहा था। उसके साथ ही किसी औरत के सिसकियां भरने की आवाज आई। ये मरने वाली अंग्रेज लड़की के माँ बाप ही हो सकते थे जो एयरपोर्ट पर लाश का ताबूत वसूल करने आए थे। गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और वो चल पड़ी। मैं ताबूत के अंदर अंग्रेज लड़की की लाश के पहलू में बैठा था। दवाइयों की तेज बू लाश से उसी तरह उठ रही थी। अगरचे ये तेज बू मैं अब बर्दाश्त करने लगा था, लेकिन मेरा गला खुश्क हो चुका था और मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकलती थी। अगर निकलती थी तो खरखराहट जैसी आवाज निकलती थी। मैं अपनी आवाज में एक लफ्ज भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। ताबूत वाली गाड़ी देर तक चलती रही। ताबूत में अब वो जहाज वाली सर्दी नहीं रही थी, बल्कि हल्की हल्की गर्मी हो गई थी। इस गर्माइश ने मेरे सांप वाले जिस्म की तवानाई काफी बहाल कर दी थी। अब मुझे ये खतरा था कि इस ताबूत को इसी तरह कब्र में दफन न कर दिया जाए। अगर लाश के लवाहिकीन ने ऐसा किया तो मैं भी लाश के साथ जिंदा दरगोर हो जाऊंगा। अगर कब्र में ताबूत से बाहर होता तो मैं मिट्टी में सुराख करके कब्र से बाहर निकल सकता था, लेकिन ताबूत की लकड़ी की दीवारों में सुराख करना मेरे इख्तियार से बाहर था। इस बात का इम्कान कम ही नजर आता था कि ताबूत को खोला जाएगा। यकीन करें, उस वक्त मैं भी एक तरह से मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला था और दिल में खुदावंद करीम से अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। ताबूत वाली गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों के मोड़ घूमती चली जा रही थी। मैंने ताबूत के अंदर समंदर की हवा की नमी को महसूस किया। इसका मतलब था कि गाड़ी साहिल समंदर के करीब किसी तरफ जा रही है। फिर एक छोटा सा चक्कर काट कर गाड़ी रुक गई।
बाहर से लोगों की धीमी आवाज में बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। किसी ने तमिल जबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। फिर किसी ने अंग्रेजी जबान में किसी से कहा, शाम हो रही है फादर, मैयत को दूसरे ताबूत में रख दिया जाए। ये सुनना था कि मेरी जान में जान आ गई। ये मेरे लिए ताबूत से निजात हासिल करने का सुनहरी मौका था। चाहे लोग मुझे मारने को दौड़े, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही ताबूत से लाश निकाल कर दूसरे ताबूत में रखी जाएगी, मैं छलांग लगा कर भाग जाऊंगा। मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। ये मुझे मालूम था कि एक बार तो लोग सांप को देखकर इधर उधर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि सांप की बड़ी दहशत होती है। पादरी के धीमी जबान में बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। फिर मेरे वाले ताबूत के कील उखाड़े जाने लगे। मैं लाश के नीचे हो गया। एक तरफ के कील उखाड़ने के बाद उसके ढक्कन को दूसरी तरफ कर दिया गया। उस वक्त मुझे बाहर की ताजा हवा महसूस हुई। मैंने लाश के नीचे से जरा सी गर्दन बाहर निकाल कर ऊपर देखा। ये कोई गिरजाघर था। उसकी मखरूती छत ऊंची थी। कुछ गोरे मर्द और गोरी औरतें ताबूत में झुककर लाश को देखने लगीं। एक औरत सिसकियां भर रही थी। बाहर बिजली के बल्ब की रोशनी थी। मैं रेंग कर लाश के पांव की तरफ आ गया, क्योंकि उस तरफ कोई मर्द या औरत नहीं था। पादरी साहब बुलंद आवाज में मनाजात पढ़ रहे थे और लाश पर मुकद्दस पानी छिड़का जा रहा था। अब मेरे लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। मैं किसी किस्म की एहतियात का ख्याल रखे बगैर लाश के दरमियान से निकला और ताबूत की दीवार पर जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंग कर उछल कर ताबूत से बाहर जा गिरा। वहां सांप सांप का शोर मच गया। उसके बाद मुझे पता नहीं कि वहां क्या हुआ और लोग किस तरफ को भागे। मेरा मुंह जिस तरफ को उठा, मैंने उसी तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। एक बड़ा सा दरवाजा था। मैं दीवानावार और पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ रेंगता हुआ उसमें से निकल गया। सामने एक छोटा सा सहन था जहां रोशनी हो रही थी। सहन बगैर घास के था। चिकने फर्श पर मैं ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सका, लेकिन मिट्टी के सहन में आते ही मेरी रफ्तार और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि लोग मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं सहन में से निकल गया। आगे झाड़ियों की दीवार थी। मेरे लिए ये बेहतरीन पनाहगाह थी, क्योंकि वहां अंधेरा भी था। मैं झाड़ियों में घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी कच्ची सड़क थी, जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त झुके हुए थे। ये जनूबी हिंद का इलाका ही था, क्योंकि जनूबी भारत के शहरों में नारियल के दरख्त बहुत होते हैं। मैं सड़क पार कर गया। उसके आगे फिर एक मैदान था जिसमें काफी घास उगा हुआ था। चूंकि मैं अंधेरे में देख सकता था, इसलिए बेदरेग आगे बढ़ता जा रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया हूँ, तो मैं घास में एक जगह छुप कर बैठ गया। इतनी देर तक तेज दवाइयों वाले ताबूत में लाश के साथ बंद रहने के बाद ताजा हवा ने मुझे फिर से ताजा दम कर दिया। मुझे अपने करीब सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। एक मोटा चूहा डर कर एक तरफ को भागा था। यूं ही मैंने उसे डराने के लिए फुनकार मारी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले की खरखराहट दूर हो चुकी है। मैंने फौरन हलक से आवाज निकाली और कहा, या अल्लाह मदद। मैं खुशी से झूम उठा जब मैंने अपनी इंसानी आवाज सुनी। लाश पर लगाई गई तेज दवाइयों का असर खत्म हो चुका था और मेरी कुव्वते गोयाई यानी बोलने की ताकत फिर से वापस आ गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी फकीर को अचानक कोई खजाना मिल गया हो। मैंने शौक में आकर अपने आप से बातें शुरू कर दी। करमदाद खुदा से अपने गुनाहों की मुआफी मांग, वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुझसे बड़े गुनाह हुए हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे। फिर जमीला से तसव्वुर में ही बातें करने लगा। जमीला, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुझे बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। मुझे माफ कर देना। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मैं फिर तुमसे आन मिलूंगा। हम दोनों पाकिस्तान अपने घर वापस जाएंगे और फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगेंगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि वहाँ कोई मेरी आवाज सुन न रहा हो। घास ऊंची थी। मैंने पूरी गर्दन ऊपर उठाकर देखा। वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये भारत का कौन सा शहर है और मैं किस जगह पर हूँ। मैं तेजी से घास के मैदान को पार करके दूसरी तरफ आ गया। यहाँ खेत था जिसकी मींठ पर नारियल और ताड़ के दरख्त थे। इन दरख्तों के सुतूनों जैसे तनों के दरमियान से दूर कुछ रोशनियां झिलमिला रही थी। मेरी दाएं जानिब से समंदर की तेज हवा आ रही थी। सांप होने की वजह से मैं समंदर की हवा की नमी फौरन महसूस कर सकता था। इस हवा में मछलियों की बू भी किसी वक्त आ जाती थी। समंदर की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं था। मेरा मकसद किसी तरह वापस भोपाल पहुंचना था। भोपाल ही मेरा उस वक्त टारगेट था। मुझे नागिन दुर्गा का भी ख्याल आया कि वो मेरे जाने के बाद भैरू जी के मंदिर में मेरा इंतजार करते करते थक गई होगी। रात हो गई है, अब तक वो वहाँ कहाँ बैठी
होगी, वो भी सांप के रूप में थी। हो सकता है वहीं किसी जगह छुपकर मेरा इंतजार करती रहे, लेकिन हम एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। मैं कितनी भी कोशिश करता, हफ्ता 10 दिन से पहले मैं भोपाल नहीं पहुंच सकता था। पहले तो मुझे उस शहर का रेलवे स्टेशन मालूम करना था, फिर ये मालूम करना था कि यहाँ से भोपाल की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है, फिर उस गाड़ी में सवार होने की तगोदौ करनी थी। ये बात जाहिर थी कि इतनी दूर जनूबी भारत के इस शहर से कोई भी गाड़ी सीधी भोपाल नहीं जाती होगी। खुदा जाने रास्ते में कितनी बार गाड़ी बदलनी पड़े। मुझे नागिन दुर्गा पर भी तरस आ रहा था। किस्मत के खेल निराले होते हैं। तकदीर ने उसे मेरे साथ वाबस्ता कर दिया था। जब तक मैं इंसानी शक्ल में वापस आकर उसका नागिन वाला मुंह नहीं चूमता, वो अपनी औरत की शक्ल में वापस नहीं आ सकती थी। उसको हर हालत में मुझे तलाश करना था और मेरे पास पहुंचना था। इतनी दूर से हमें एक दूसरे की बू भी नहीं आ रही थी। खुदा जाने दिन निकलने पर नागिन दुर्गा क्या करे, किस तरफ निकल जाए। मेरी तलाश में कहां कहां मारी मारी फिरती रहे। तकदीर ने हमें एक दूसरे से अजीब हालात में जुदा कर दिया था। हवाई जहाज ताबूत के साथ मुझे भारत के जुनूब में काफी दूर ले आया था। यहाँ मुझे न अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू आ रही थी, न जमीला के जिस्म की खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि सामने दूर जो रोशनियां दिखाई दे रही हैं, उनकी तरफ चलना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। हो सकता है ये कोई रेलवे स्टेशन ही हो और मुझे इस शहर का नाम मालूम हो जाए। मैंने खेत की मींठ पर रोशनियों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। एक खेत के बाद दूसरा खेत आया तो मुझे किसी सांप की बू आई। मैं वहीं रुक गया। अंधेरे में एक काफी मोटा ताजा सांप खेत में से निकलकर मींठ पर आ गया। उसने भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मेरा ख्याल था कि वो गुजर जाएगा, लेकिन उसने मुझे देखते ही अपना फन खोल लिया और मेरी तरफ देखते हुए फुनकारने लगा। मैंने भी फन खोल लिया। मेरा फन उसकी निस्बत काफी छोटा था। काले सांप ने इतनी जोर से मेरी तरफ झुककर फुनकार मारी कि मुझे उसकी फुनकार की गर्मी महसूस हुई। मैं भी जवाब में जोर से फुनकारा, मगर सांप अपनी जगह से न हिला। आखिर इंसानी जबिल्लत से मजबूर होकर मैंने इंसानी आवाज में उसे डांटते हुए कहा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ, तू सिर्फ सांप है, भाग जा यहाँ से। काले सांप पर मेरी आवाज का अजीब असर हुआ। मेरी इंसानी आवाज सुनते ही उसने अपना फन सुकेड़ लिया और मेरे इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे एक बार फिर डांट कर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं देवता शिव का सांप हूँ? दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे ऐसी बद्दुआ दूंगा कि तू जिंदा भी नहीं रहेगा और मरेगा भी नहीं। ये सुनते ही सांप ने मेरे आगे अपना सर झुकाया और जल्दी से खेत की तरफ भाग गया। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी इंसानी आवाज समझ रहा था, मगर मैं उसके पीछे क्या करने जाता, क्योंकि वो खुद तो इंसानी आवाज में मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मेरी इंसानी आवाज वापस आ गई थी और मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं सांप से वापस इंसानी रूप में आ गया हूँ। अगरचे मेरा जिस्म अब भी सांप का जिस्म था, लेकिन कम से कम मैं इंसान की आवाज में बोल तो सकता था, अपनी आवाज तो सुन सकता था। मैंने दूर नजर आती झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अपना सफर जारी रखा। खेत खत्म हो गए, रोशनियां करीब आती जा रही थी। लगता था कि ये साथ साथ बने हुए 3-4 क्वार्टर हैं। जरा आगे गया तो समंदर की एक खाड़ी दिखाई दी जहां एक स्टीमर खड़ा था। ये रोशनियां उसी स्टीमर की थीं जिन्हें मैं किसी इमारत की रोशनियां समझ रहा था। खाड़ी उसे कहते हैं जहां समंदर किनारे को काट कर एक बहुत बड़े तालाब या झील की शक्ल में अंदर आ गया होता है। एक तरफ अंधेरी रात में समंदर भी देखा जिसमें कहीं कहीं टीले से उभरे हुए थे और उनके ऊपर भी रोशनी हो रही थी। ये कोई बंदरगाह लगती थी। मैं खाड़ी के किनारे किनारे रेंगता स्टीमर से 500-600 गज के करीब पहुंचकर रुक गया। स्टीमर जहां खड़ा था उसके सामने एक ऊंची जेटी सी बनी हुई थी। इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वहां कोई मजदूर या पोर्टर वगैरह है या नहीं। जेटी के एक तरफ 3-4 क्वार्टर थे जहां अंधेरा छाया था। सिर्फ एक कोने वाले क्वार्टर में रोशनी हो रही थी। यहाँ मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन की तलाश थी और ये कोई घाट था जहाँ से शायद माल बरदार स्टीमर साहिल की एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक जाते होंगे। मैंने मायूसी के आलम में गर्दन उठाकर अपनी बाएं जानिब देखा। उधर काफी फासले पर जगह जगह रोशनियों के नुक्ते रोशन थे। मैं वाकई मायूस हो गया था। आदमी की शक्ल में होता तो किसी से स्टेशन का रास्ता भी पूछ सकता था और किसी जगह से कोई सवारी लेकर या पैदल ही चलकर स्टेशन तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं एक छोटे से सांप की शक्ल में था और मेरी रफ्तार भी बहुत सुस्त थी। मुझे रास्तों का भी इल्म नहीं था। वहीं एक झाड़ी की ओट में बैठा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए और ये किस तरह मालूम करना चाहिए कि ये
ये कौन सा शहर है और इसका रेलवे स्टेशन किस तरफ है, क्योंकि रेलगाड़ी ही मुझे भोपाल पहुंचा सकती थी। काफी देर तक मैं सांप की शक्ल में बैठा आदमी के जहन से सोचता रहा। सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि खाड़ी में जो स्टीमर खड़ा है उसमें कहीं छुप जाता हूँ। रात को नहीं तो सुबह ये स्टीमर चल पड़ेगा और उसमें इस शहर की किसी बंदरगाह पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह शहर से खुदा जाने कितने मील दूर मैं कब तक बैठा रहूंगा। सुबह हो गई तो लोग यहाँ भी मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। ये फैसला करने के बाद मैं स्टीमर की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि स्टीमर काफी बड़ा था और दो आदमी लकड़ी की मचान जैसी गोदी पर खड़े थे। उन्होंने फौजी वर्दियां पहनी हुई थी और हाथों में स्टेन गन्ने थी। मैं समझ गया कि या तो ये इंडियन नेवी का स्टीमर है और या फिर इसमें फौजी सामान किसी दूसरी बंदरगाह को ले जाया जा रहा है। स्टीमर में मैं अपने आप को महफूज समझता था, क्योंकि इतने बड़े स्टीमर में मेरे छुपने के लिए कोई भी जगह निकल सकती थी। स्टीमर के दो डेक थे, एक अपर डेक था, एक लोअर डेक था। दोनों में रोशनी हो रही थी। अपर डेक का जंगला खाली था। लोअर डेक के जंगले के साथ एक आदमी खड़ा गोदी में खड़े फौजियों को अपनी जबान में कुछ कह रहा था। स्टीमर के लोअर डेक से गोदी की मचान तक एक तख्ता लगा दिया गया था। दोनों फौजियों में से एक डेक की तरफ गया। उसने डेक के जंगले के पास खड़े दूसरे आदमी से कोई बात की और दौड़कर वापस आ गया और अपने साथी फौजी से कुछ कहा। वो फौजी एक तरफ दौड़कर गया। मैंने गौर से देखा, वो स्टीमर का रस्सा खोल रहा था जो किसी जगह बंधा हुआ था। ये सब कुछ मुझे सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा था कि मैं सांप होने के नाते अंधेरे में भी देख सकता था। जब मैंने देखा कि स्टीमर का रस्सा खोला जा रहा है तो मैं तेजी से रेंग कर लकड़ी के तख्ते के नीचे हो गया और तख्ते के ऊपर जाने की बजाय तख्ते के नीचे रेंगता हुआ स्टीमर के लोअर डेक की दीवार के साथ चिमट गया और फिर पिछली तरफ चला गया। स्टीमर की लोहे की चादर वाली दीवार जंगालूद थी। मैं जल्दी जल्दी रेंगता हुआ स्टीमर के अकब में लोअर डेक के जंगले के पास आ गया और मैंने गर्दन जरा सी बाहर निकाल कर देखा। लोअर डेक की गैलरी या राहदारी यहाँ आकर स्टीमर की दूसरी जानिब मुड़ गई थी। दोनों गैलरियों में हल्की रोशनी थी और वहाँ कोई नहीं था। इतने में स्टीमर के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्टीमर की दीवार जिसके साथ मैं लगा हुआ था थरथराने लगी। मैं जंगले के दरमियान से होकर गैलरी में उतर गया। जगह जगह लकड़ी के खोखों और बड़े बड़े बोरों और लोहे की पेटियों की शक्ल में सामान लदा हुआ था। मैं वहीं सामान के नीचे घुस कर बैठ गया। स्टीमर किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। फिर उसने खाड़ी में किसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं लकड़ी के क्रेटों के दरमियान एक जगह सिमट कर बैठा था और सोच रहा था कि देखें ये स्टीमर भारत के किस दूसरे शहर की बंदरगाह पर पहुंचता है या इसी शहर की किसी दूसरी गोदी पर जाता है। मुझे लोअर डेक पर फौजी बूटों की आवाज आई। मैं गौर से सुनने लगा। कोई फौजी इन लकड़ी के क्रेटों के पास चल फिर कर जैसे पहरा दे रहा था। मैंने कोई ख्याल न किया, ये फौजी स्टीमर था। रात को उस पर पहरा तो होता ही है। मैं जहाँ बैठा था वहाँ लकड़ी के लंबूतरे और चौड़ाई में छोटे बक्से साथ साथ थे। उनके साथ रस्सियों के हैंडल लगे हुए थे। ये ऑफिसर्स क्रेट थे। मैं आर्मी में रह चुका था और इन क्रेटों को पहचानता था। इस किस्म के अटैची केस नुमा मगर जरा लंबूतरे लकड़ी के क्रेटों में ऑफिसर्स अपनी फाइलें और जरूरी कागजात या किताबें वगैरह लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। मैं बेकार बैठा था। सोचा कोई मसरूफियत होनी चाहिए। मैं एक क्रेट पर ऊपर की तरफ रेंग कर गया। वहाँ रस्सी के हैंडल के पास ही एक सुराख बना हुआ था। शायद ये क्रैक होने से बन गया था या अंदर हवा के आने जाने के लिए बनाया गया था। मैंने सर सुराख के अंदर डाल कर देखा। अंधेरे में मुझे किताबें और फाइलें एक दूसरे के ऊपर लगी हुई नजर आईं। मैं नीचे उतर गया। इन किताबों और फाइलों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी और उस वक्त हंगामी हालात भी नहीं थे कि मैं सुराख में घुसकर छुप जाता। मैं अपनी जगह पर क्रेटों के दरमियान आराम से बैठा रहा। स्टीमर सारी रात चलता रहा। किसी किसी वक्त उसके विसल देने की आवाज आ जाती या कभी कभी कोई दूसरा स्टीमर कुछ फासले पर से विसल देता हुआ गुजर जाता। ऊपर वाले डेक पर से मल्लाहों के कहकहे लगाने की आवाज आ जाती। फिर खामोशी छा जाती। रात गुजर गई। दिन की रोशनी हो गई। लकड़ी के क्रेटों के दरमियान से दिन की रोशनी मुझ तक भी पहुंच रही थी। मुझे सिर्फ इस सूरत में वहां से बाहर निकलना था जब स्टीमर किसी बंदरगाह पर जाकर रुकता। स्टीमर अभी तक चल रहा था। फिर उसकी रफ्तार ऐसा लगा हल्की हो
गई है। वो एक तरफ को घूम रहा था। डेक पर मल्लाहों की आवाजें आने लगी। वो तमिल या तेलुगु जबान में एक दूसरे को कुछ कह सुन रहे थे। जो फौजी उस सामान के आगे पहरा दे रहा था, उसकी जगह रात को एक दूसरा आदमी आ गया और वो बराबर टहल रहा था। लकड़ी के फर्श पर उसके भारी बूटों की ठक ठक साफ सुनाई दे रही थी। स्टीमर के इंजन बंद हो गए। वो किसी बंदरगाह की गोदी से जाकर लग गया था। गोदी की तरफ से भी लोगों की आवाजें आने लगी थी। दूसरे स्टीमरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। लगता था कि ये कोई बड़ी बंदरगाह है। मैं क्रेटों से बाहर निकलने की तरकीब या मौका देख रहा था कि बहुत से भारी बूटों की ठक ठक वहां आकर रुक गई। जहाज में बक्सों के पीछे छुपा हुआ था। लगता था 4-5 फौजी वहां आ गए हैं। इतने में किसी ने मेरे आगे का जो क्रेट था उसको अपनी तरफ घसीटा। मैं घबरा गया क्योंकि क्रेट के हट जाने की सूरत में मैं उन्हें नजर आ सकता था। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैं तेजी से ऑफिसर्स क्रेट के ऊपर चढ़ा और सुराख में से क्रेट के अंदर दाखिल हो गया। मैं अगर 1-2 सेकंड की देर कर देता तो मेरा मारा जाना यकीनी था, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिसर्स क्रेट के अंदर गया, उस क्रेट को घसीट कर बाहर निकाल लिया गया। फिर ऐसा लगा जैसे क्रेट को किसी लोडर पर लादा गया है। लोडर स्टीमर के डेक पर से होता हुआ लकड़ी के तख्ते के जरिए नीचे उतार दिया गया। अब मैं बंदरगाह की जेटी पर था। जेटी के फर्श पर भी लोडर देर तक किसी तरफ चलता रहा। 2 फौजी जो लोडर को धकेल रहे थे, तमिल जबान में एक दूसरे से हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे थे। बाहर काफी आवाजें थीं। इनमें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी आ जाती, गाड़ियों के गुजरने की आवाजें भी थी। लोडर एक जगह आकर रुक गया। मैंने सुराख के पास सर लाकर बाहर देखने की कोशिश की और फौरन सर अंदर कर लिया। क्रेट के सुराख का रुख दोनों फौजियों की जानिब था। वो मुझे देख सकते थे, मगर खुदा का शुक्र है कि उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। इस सुराख में से दिन की रोशनी में सांप की शक्ल नजर आ सकती थी। जब उन्होंने क्रेट को लोडर पर से उतार कर जमीन पर डाला तो मैंने सुराख में से बाहर देखा। मेरे करीब ही एक फौजी ट्रक खड़ा था। क्रेट को उठाकर ट्रक में रख दिया गया। उसके बाद दोनों फौजी भी ट्रक में बैठ गए और ट्रक किसी जानिब रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।